कैनाल फॉल्स ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जिसका यूज करके हम डेसिपिएट करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। जो कैनाल में वाटर मूव कर रहा होगा ना, उसकी बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और उसको अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम में ट्रांसफर करते हुए धीरे धीरे एनर्जी को थोड़ा सा डिक्रीज करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैनाल फॉल्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैनाल्स में सबसे पहला टाइप आ जाता है ऑगी टाइप फॉल। ऑगी टाइप फॉल जो है ना, ये जो फॉल है, ये एक तरीके की कॉन्वेक्स और कॉनकेव कर्व्स होते हैं। इस तरीके से कॉन्वेक्स कर्व, फिर कॉनकेव कर्व, इस तरीके की इसकी शेप होगी। और इसमें स्मूथ ट्रांजैक्शन होती है। इस वाले इसका जो सरफेस है उसकी वजह से यहाँ पे स्मूथ ट्रांजैक्शन होती है, जिसकी वजह से एनर्जी डेसिपिएशन जो फर्स्ट ये बनाए गए तो उस टाइम पे ये वाले कैनाल फॉल्स को कंसिडर करा गया। बट यहाँ पे देखा गया कि इसमें जो एनर्जी डेसिपिएशन है ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे स्मूथ ट्रांजैक्शन थी, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डेसिपिएट नहीं हो, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा स्टोन पिचिंग हमें करनी पड़ेगी, हैवी स्टोन पिचिंग, नहीं तो ये फ्लोर जो होगा ये खराब हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद है ट्रेपिजॉइडल नॉच फॉल। ट्रेपिजॉइडल नॉच फॉल जो है ना, it maintains a stable depth to discharge relationship, ensuring the upstream depth stays constant. अब यहाँ पे आपको ट्रेपिजॉइडल नॉचेस दिख रही हैं इस तरीके से, इसीलिए इसका नाम ट्रेपिजॉइडल नॉच फॉल है। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से, इस ट्रेपिजॉइडल नॉच फॉल की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट जो डेप्थ है डिस्चार्ज की, हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारे कैनाल फुल सप्लाई पे है तो भी, और अगर लो डिस्चार्ज आ रहा होगा तो भी हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डेप्थ जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मतलब उसके साथ यहाँ पे हाई डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी होती है ट्रेपेजोइडल नॉचफॉल में। उसके बाद है इंग्लिस और बेफल कैनाल। इंग्लिस और बेफल कैनाल जो है, इसमें मतलब इस तरीके का कुछ कैनाल होगा, और यहाँ पे एक इस तरीके से बेफल वॉल होगी, ठीक है। इस बेफल वॉल की वजह से ही इसका नाम है बेफल कैनाल। इसके साथ साथ यहाँ पे बेफल प्लेटफॉर्म भी होगा और एक बेफल वॉल होगी। इस बेफल वॉल की वजह से हम बेफल कैनाल इसको बोलते हैं। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये मतलब एक तो ये हर एक डिस्चार्ज है, किसी भी डिस्चार्ज के लिए ये वाला कैनाल यूजफुल हो सकता है। और इसके लिए अगर ड्रॉप मोर देन 1.5 मीटर से भी ज्यादा है ना, तो भी ये यूजफुल होगा। और जो ये वेफल वॉल है ना, ये हाइड्रोलिक जंप क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम लोग इसकी जो एनर्जी है वो डेसिपिएट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शारदा टाइप फॉल या फिर वर्टिकल ड्रॉप टाइप फॉल, ठीक है। ये जो फॉल है ना, इसको हम मीटर फॉल भी बोलते हैं, और इसका यूज कर सकते हैं टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ द चैनल। इस मीटर फॉल की हेल्प से हम लोग डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं, और ये यूजफुल है फॉर अप टू 1.5 मीटर डेप्थ, ठीक है। इतनी के लिए ही ये यूजफुल है। एनर्जी डेसिपिएशन यहाँ पे टर्बुलेंस की हेल्प से होती है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसकी वॉल जो है यहाँ पे सामने वाली, ये वर्टिकल है, ठीक है। इस तरीके से पहले अपस्ट्रीम बेड थोड़ा हाई होता है, फिर लो होता है, और फिर इसी तरीके से वाटर इस तरीके से फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ये एनर्जी डेसिपिएट कर पाएगा टर्बुलेंस की हेल्प से। फिर उसके बाद शेप ऑफ क्रेस्ट वॉल जो है, अब ये जो क्रेस्ट वॉल की शेप की हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पे शेप जो है, डिस्चार्ज अगर लेस देन 14 क्यूमैक होगा तो शेप रेक्टेंगुलर होगा। अगर डिस्चार्ज ग्रेटर देन 14 क्यूमैक होगा या फिर उसके बराबर हो जाता है, तो उससे बड़ा हो जाता है और उसके बराबर हो जाता है, तो फिर हम ट्रेपेजॉइडल शेप हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे। शारदा टाइप फॉल और वर्टिकल ड्रॉप टाइप फॉल इसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल। ग्लेसिस क्या, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम ग्लेसिस बोलते हैं। ये जो पोर्शन है, अगर ये स्ट्रेट होगा तो इसको हम स्ट्रेट ग्लेसिस फॉल बोलेंगे। और इसका स्लोप जो है वो 1:15 से लेके 1:20 का स्लोप हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी डेसिपिएट करी जाती है बाय हाइड्रोलिक जंप, और ये यूजफुल है फॉर डेप्थ अप टू 1.5 मीटर। 1.5 मीटर के लिए यूजफुल है। फॉर डिस्चार्ज अप टू 60 क्यूमैक, 60 क्यूमैक का डिस्चार्ज होगा उसके लिए भी ये यूजफुल हो जाता है। अब इसी के जैसा एक और फॉल है जिसको हम बोलते हैं मोंटेग फॉल।
मोंटेक फॉल में यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि ये जो स्ट्रेट ग्लेसेस था, इसमें ये ग्लेसेस स्ट्रेट थे और यहाँ पे ये ग्लेसेस कर्व्ड आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पैराबोलिक ग्लेसेस होते हैं मोंटेक फॉल में। और ये इंक्लूड करता है, मतलब यही कि इंक्लूड करता है पैराबोलिक ग्लेसेस। और इसमें यहाँ पे इसकी वजह से, पैराबोलिक होने की वजह से क्या होता है, एक तो वेलोसिटी का जो दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो अच्छे से वर्क कर पाता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर और मोर स्टेबल एंड एफिशिएंट हाइड्रोलिक जंप इन अ शॉर्ट डिस्टेंस। यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप से ही यहाँ पे एनर्जी डिसिपेट होती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गर और स्टेबल एफिशिएंट जो हाइड्रोलिक जंप है वो यहाँ पे बनता है बहुत छोटे से डिस्टेंस में। इट मे बी यूज फॉर फॉल्स डेप्थ अबव 1.5। अब ये 1.5 मीटर के डेप्थ से ज्यादा डेप्थ के लिए भी, फॉल के लिए यूजफुल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, ये है हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो है, इसमें ड्रेनेज वाटर इज इंटरसेप्टेड बाय द कैनाल। यहाँ पे क्या होगा कि कैनाल हमारी इस तरीके से आ रही है और यहाँ पे कहीं पे पहले से ड्रेनेज का मतलब ड्रेनेज वाटर के लिए ये जगह थी, ड्रेनेज का एरिया था, और यहाँ पे कैनाल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करा जाएगा, कुछ एक ऐसी कंस्ट्रक्शन बनाई जाएगी जिसकी हेल्प से हम इन दोनों वाटर की मिक्सिंग ना होने दें। ठीक है, हम कोशिश ये करेंगे कि ये दोनों वाटर मिक्स ना हो। ठीक है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं उसी को बोला जाता है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। अब यहाँ पे सबसे पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है बाय पासिंग द कैनाल ओवर द ड्रेन। कैनाल को हम ऊपर रखेंगे और ड्रेनेज जो है ना उसको नीचे, हमने नीचे से पास करवाना। मतलब ये एक दूसरे की, यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रही है ना, ये एक दूसरे में असली में परपेंडिकुलर है। अगर मैं कैनाल को आपको इस तरीके से बना के दिखाऊं कुछ अलग, इस तरीके से देखो, ये कैनाल है और ये नीचे से जो जा रहा है ड्रेन, एक ये कैनाल इस तरीके से सामने से पास कर रही है, इसलिए आपको कैनाल का पाथ नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसकी क्रॉस सेक्शन दिख रही है। तो कैनाल ऊपर से पास कर रही है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे ये पास कर रही है। फिर उसके बाद नीचे ड्रेनेज है। अब यहाँ पे फर्स्ट केस जो है, इसका नाम है एक्विडक्ट। फर्स्ट जो केस है एक्विडक्ट, इसमें क्या होता है, बेड लेवल ऑफ द कैनाल इज ग्रेटर एट द देन द हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन। ड्रेन जो है ना उसका हाई फ्लड लेवल जो है, मतलब जितना हाईएस्ट उसका वाटर जा सकता है, इतनी डेप्थ पे हाईएस्ट ये जा सकता है ड्रेनेज के लिए वो। और जो कैनाल का बॉटम है ना, उसके बीच में एक गैप है। गैप इसलिए है क्योंकि इसका बेड हमेशा, इस कंडीशन में एक्विडक्ट के केस में इसका कैनाल का बेड हमेशा ग्रेटर डेप्थ पे होगा, ग्रेटर हाइट पे होगा देन द HFL ऑफ द ड्रेन। ड्रेन की हाई फ्लड लेवल जो है उससे हमेशा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, इसी चीज को हम बोलते हैं एक्वेडक्ट। उस टाइम पे हम लोग बनाते हैं एक्वेडक्ट। अब सेकंड केस इसी में हो जाता है जब हम कैनाल ऊपर ही रख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो ड्रेनेज है ना, वो उसका जो हाई फ्लड लेवल है वो ऊपर आ गया। यहाँ पे ये जो कैनाल का बेड है और यहाँ पे ये HFL ऑफ ड्रेन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से जब पास कर जाता है, यहाँ पे आपको HFL ऑफ ड्रेन दिख रहा है। ठीक है, वो भी हाई है, दोनों ही यहाँ पे हाई आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो कैनाल वाटर जो है, कैनाल का जो बेड है वो नीचे है देन द HFL ऑफ द ड्रेन। तो इस केस में हमारा वाटर जो होगा ना, वो ग्रेविटी की हेल्प से मूव नहीं करेगा, वो साइफोनिक एक्शन की हेल्प से मूव करेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे ये जो बेड है इसको थोड़ा रेज करा गया, फिर ये वाटर इस तरीके से मूव करेगा, फिर उसके बाद साइफोनिक एक्शन की वजह से ये बाहर इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो केस है, इसीलिए इसको साइफोनिक एक्शन यहाँ पे होता है, इसीलिए इसको हम साइफन एक्वेडक्ट बोलते हैं। इसमें आपको बस मेन ये चीज याद रखनी है, साइफन एक्वेडक्ट के केस में हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन इज ग्रेटर देन द बेड लेवल ऑफ द कैनाल। कैनाल के बेड लेवल से ऊपर होता है हाई फ्लड लेवल ऑफ द ड्रेन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो केस है वो है बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। ड्रेनेज के नीचे अगर हम कैनाल को रखें, यहाँ पे ड्रेन ऊपर आ गया, पहले कैनाल ऊपर था, अब हमारा ड्रेन ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस पहले जैसा ही सिमिलर हो जाता है। बेड लेवल ऑफ द ड्रेन जो है ना वो ग्रेटर होगा अगर FSL ऑफ कैनाल के, कैनाल का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है ना, फ्लड फुल सप्लाई लेवल जिसको हम बोलेंगे, ये जो फुल सप्लाई लेवल होगा ना, इससे मतलब ऊपर जो कैनाल है वो नहीं जाएगी। तो ये हमेशा बेड लेवल ऑफ ड्रेन जो है इससे हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, अगर ये इससे नीचे ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी की हेल्प से वाटर इजीली मूव कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इस वाले केस को, हमारा नाम इस केस का नाम हो जाता है सुपर पैसेज। ठीक है, और दूसरा जो केस है उसमें क्या होता है,
अब उसमें साइफोनिक एक्शन फिर से आएगा। यहाँ पे ड्रेनेज है, ड्रेनेज का ये आपको बेड दिख रहा है, और जो कैनाल का फुल सप्लाई लेवल है, एचएफएल जो है वो उसके केस में, ड्रेनेज के केस में होता है, और एफएसएल जो है वो कैनाल के केस में होता है, ठीक है। हाई फ्लड लेवल ड्रेनेज के केस में, और कैनाल के केस में फुल सप्लाई लेवल। तो फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल जो होगा ना, वो ऊपर हो जाता है देन द बेड ऑफ द ड्रेनेज। ड्रेनेज का बेड नीचे हो जाता है और फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी एक्शन यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पे एक सुपर साइफोनिक एक्शन वर्क करेगा। इसीलिए इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है कि वाटर को हमने यहाँ पे पहले इसका बेड थोड़ा सा रेज करा, फिर उसके बाद बेड डाउन करा हमने थोड़ा सा, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाटर जो है मूव कर जाएगा साइफोनिक एक्शन से। यहाँ पे मेन यही है कि बेड लेवल ऑफ ड्रेन इज ग्रेटर, इज लेस देन द एफएसएल ऑफ द कैनाल। कैनाल का एफएसएल ऊपर है बेड लेवल से, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे 4 केसेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एक केस है जिसमें क्या होता है कि हम लोग अलाउ कर देती हैं ड्रेनेज को पास करने के लिए, कि कैनाल के अंदर से हम लोग ड्रेनेज को पास करने के लिए अलाउ कर देती हैं। उसमें फर्स्ट आ जाता है लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग कुछ इस तरीके से है कि ड्रेनेज के अंदर कैनाल पास कर रही है, यहाँ से इस तरीके से इससे पास करके एक दूसरी जगह से ये निकल रही है। और जो इनलेट एंड आउटलेट है, दूसरा केसेस में इनलेट एंड आउटलेट हो जाता है, जिसमें कैनाल के अंदर ड्रेनेज पास कर रहा है, कैनाल के अंदर मतलब ड्रेनेज आ रहा है, और कहीं आगे जाके, मतलब इसी पॉइंट पे ये बाहर नहीं निकल रहा है, ये थोड़ा कुछ एक डिस्टेंस में जाके आगे जाके एक आउटलेट होगा। बहुत सारे इनलेट हो सकते हैं, बहुत सारे आउटलेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आउटलेट से ये वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 केसेस हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन जो पहले 2 केसेस है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब जो ये 2 केसेस है, इसको याद करने के लिए मैंने अपने कॉलेज टाइम में ये ट्रिक बनाई थी। यहाँ पे पहला वर्ड आ जाता, पहला जो नाम है वो एक्विडक्ट है। पहले तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि कैनाल ऊपर होगी और ड्रेन नीचे होगा पहले केस में, दूसरे केस में ड्रेन ऊपर होगा और कैनाल नीचे होगा, ठीक है। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। दूसरा ये है कि पहले का नाम एक्विडक्ट है, दूसरे वाले का नाम साइफन एक्विडक्ट है, तीसरे वाले का सुपर पैसेज है, चौथा हमारा कैनाल साइफन है, ठीक है। तो साइफन साइफन 2 बार आ रहे हैं, लेकिन इतना याद रखना कि कैनाल अगर साइफोनिक एक्शन से वर्क करिए तो उसको हम कैनाल साइफन बोलेंगे, और दूसरे वाले को सिंपली साइफन बोलते हैं, या फिर साइफन एक्विडक्ट बोल देते हैं, ठीक है। इसका साइफन एक्विडक्ट नाम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम क्या है, मैंने याद रखने के लिए क्या बनाई हुई थी ट्रिक, अक्सासूसा, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक बनाई थी, बट मैंने अभी रियलाइज करा, पता नहीं कैसे इससे मुझे याद रह रहा था, अक्स से सू से, ये इस तरीके से मुझे याद रखना चाहिए था, ताकि एस वाई से साइफन आपको याद रहेगा। ये एक्विडक्ट, ये साइफन एक्विडक्ट, ये सुपर पैसेज, फिर उसके बाद ये साइफन साइफोनिक एक्शन से जो कैनाल मूव कर रही है, उसको हम सिंपली कैनाल साइफन या फिर साइफन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क में हमें क्या करना होता है, रिवर की फ्लो को देखना होता है, उसका पैटर्न, उसका पाथ जो है उसको देखना होता है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद हम उसके जो बैंक्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको उसके पाथ को प्रॉपर बना के रखने के लिए हम जो चीज़ें कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है इसमें आ जाती है मीएंडरिंग या फिर मीएंडर्स। मीएंडर्स क्या होती है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बेंड्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट एस कर्व कॉल्ड मीएंडर। अब यहाँ पे क्या होता है, रिवर जो है ना वो इस तरीके से फ्लो कर रहा है कि वो एक बेंड की तरह बना रहा है। इस तरीके से पहले एक बेंड बनाया, और उसके रिवर्स में फिर दूसरा बेंड, फिर तीसरा, इस तरीके से वो अगर कर्व्स बनाते जा रहा है, बेंड बनाता जा रहा है, इस कर्व्ड पोर्शन को, इस कर्व्ड जो रिवर है उसको हम क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को हम मिएंडर बोलते हैं। और जो ये रिवर का ये जो प्रॉपर्टी है इसको मिएंडरिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइन कर्व जैसा आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे मिएंडर पैटर्न इज ड्यू टू डोमिनेंट डिस्चार्ज। डिस्चार्ज जो होगा, डोमिनेंट डिस्चार्ज जो होगा ना, उसके अकॉर्डिंग मिएंडर पैटर्न बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब मिएंडर बेल्ट क्या होती है, मिएंडर बेल्ट होती है जो इसकी विड्थ होगी, इस वाले रिवर की जो विड्थ होगी ना वो हमारी मिएंडर बेल्ट हो जाएगी, उसको एम बी से हम लिखेंगे। फिर आती है मिएंडर रेशियो, जो कि हो जाती है यहाँ पे, ये एम बी है, ये इसकी विड्थ है, ठीक है, ये है एम बी, ये मिएंडर बेल्ट बेल्ट होगी। और फिर मिएंडर रेशियो हो जाती है मिएंडर बेल्ट अपॉन मिएंडर लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगी, दो कर्व्स जो है, दो कर्व्स के क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हो जाता है एम एल, यानी कि मिएंडर लेंथ,
ठीक है। और इन दोनों की रेशियो विड्थ अपॉन लेंथ की रेशियो जो होती है वो हमारी मिएंडरिंग रेशियो हो जाती है। फिर उसके बाद है टॉर्चुओसिटी। टॉर्चुओसिटी इज रेशियो ऑफ कर्व्ड लेंथ अपॉन डायरेक्ट एक्सियल लेंथ। कर्व्ड लेंथ और डायरेक्ट एक्सियल लेंथ का रेशियो, मतलब अगर हमारा रिवर इस तरीके से जा रहा है तो उसकी कर्व्ड लेंथ कितनी बन रही है वो, और उसको अगर हम स्ट्रेट लेके जाते हैं तो उसकी क्या लेंथ बनती है, उन दोनों का रेशियो जो होता है वो होती है टॉर्चुओसिटी। और अगर हमारा रिवर मिएंडरिंग है उसके लिए हमेशा टॉर्चुओसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है। इसके सिवाय एक टर्म होती है कट ऑफ्स। अब पहले तो मिएंडरिंग के क्या कॉजेज है वो हम लोग देखते हैं। एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट्स ड्यूरिंग फ्लडिंग। फ्लडिंग के टाइम पे जो एक्सेस रिवर सेडिमेंट्स आते हैं उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेट हो रही है वो एक मिएंडरिंग का कॉज है। ठीक है। अब मिएंडरिंग के ऑपोजिट एक टर्म है कट ऑफ। कट ऑफ क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन alluvial river flowing along curves of the bends abandon particular bend। मतलब वो जो बेंड में मूव कर रहा था हमारा रिवर, अब वो बेंड को छोड़ के सीधा पाथ चूज कर लेगा या एक शॉर्टर पाथ चूज कर लेगा and establishes its main flow along a comparatively straight and shorter channel। एक comparatively इसके कंपैरिजन में ये एक स्ट्रेट या फिर एक शॉर्ट चैनल अगर ये चूज कर लेता है ना तो इसको कहा जाता है कट ऑफ। इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे कट ऑफ। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है रिवर फ्लड प्लेन की क्लासिफिकेशन। कौन से टाइप के रिवर हो सकते हैं? सबसे पहला आ जाता है एग्रेडिंग या फिर एक्रीटिंग रिवर। एक्रीटिंग या एग्रेडिंग रिवर कौन सा होता है? जिसमें बहुत ज्यादा सिल्टिंग होती है। ठीक है। सिल्टिंग मतलब कि यहाँ पे हमारा जो बेड है वो बिल्ट अप हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये पहले इस बेड की इतनी हाइट थी, अब इसकी इतनी हो गई है। मतलब इस तरीके से इसके ऊपर सिल्ट इकट्ठा होती जा रही है आके फ्लडिंग की वजह से। ठीक है। तो इसको हम एग्रेडिंग रिवर बोलेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड हमारे पास आता है डिग्रेडिंग। डिग्रेडिंग जो है इसमें क्या होता है? डिग्रेडिंग रिवर में जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगी, मतलब इसकी पहले डेप्थ यहाँ पे ज्यादा थी और ये स्कोरिंग होने की वजह से पूरा मटेरियल इसमें से उखड़ उखड़ के जा रहा है, जिसकी वजह से अब डेप्थ इसकी इतनी सी हो गई है, डिक्रीज हो गई है डेप्थ। ठीक है। तो ये होती है डिग्रेडिंग। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्टेबल टाइप का जो रिवर होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो ये तीन टाइप के रिवर होते हैं। फिर उसके बाद है एक ब्रेडेड रिवर। ब्रेडेड रिवर क्या होता है? इट फॉलोज फ्लोज इन टू और मोर चैनल्स अलोंग अलूवियल आइलैंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे रिवर फ्लो नहीं कर रहा है। इसकी कुछ एक हाइट होगी। ठीक है। इस तरीके से कुछ एक आइलैंड्स होंगे, बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये वाटर जो है इसके साइड से मूव कर रहा है और ये कुछ एक चैनल्स बना रहा है। दो भी बना सकता है या दो से ज्यादा चैनल्स बनाता है। तो जब ऐसा होता है रिवर में तो उसको हम ब्रेडेड रिवर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास एक और जो रिवर टाइप है वो होता है डेल्टिक रिवर। डेल्टिक रिवर में रिवर बिफोर इट जॉइंस द सी से ज्वाइन करने से जस्ट पहले क्या होता है? इट गेट्स डिवाइडेड इनटू डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा क्या है? डेल्टा एक सिंबल है इस तरीके से। ठीक है। उस तरीके की ये फॉर्मेशन बना लेता है, डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, डेल्टा फॉर्म शेप। अब यहाँ पे डेल्टा फॉर्म के शेप में ये डिवाइड हो जाता है तो उस चीज को हम डेल्टिक रिवर बोल देते हैं। रिवर इस तरीके का डेल्टा शेप बना देगा, उसको हम डेल्टिक रिवर बोल देंगे। ठीक है। अब रिवर ट्रेनिंग वर्क में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स किस टाइप के होते हैं वो हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे। अब यहाँ पे रिवर ट्रेनिंग वर्क का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन फ्रॉम इरोजन। इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो चीजें हम लोग बनाते हैं वही आ जाती है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में। तो सबसे पहला है हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क। हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क में it is for the purpose of quick disposal of maximum flood and to protect adjoining land against damage due to flood। क्विक डिस्पोजल ऑफ मैक्सिमम फ्लड मतलब कि रिवर जो है वो बहुत हाई मतलब फ्लो से आ रहा है, बहुत ज्यादा उसका डिस्चार्ज है, इसीलिए कुछ एक पोर्शन जो है उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क। ठीक है। और उसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं उसके आसपास की जो लैंड है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं डैमेज के अगेंस्ट। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या चीजें बनाते हैं? उसके लिए हम मार्जिनल बैंक्स बनाते हैं जिसको हम लीवीज बोलते हैं।
ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाती है। और उसके साथ साथ मतलब ये कहाँ पे बनाई जाती है, वियर और बैराज और ब्रिजेस के आसपास ये बनाई जाती है। ठीक है, इसको हम जो रिवर ट्रेनिंग फॉर हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क जो है, इसको हम ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम। उसके बाद आ जाता है लो वाटर ट्रेनिंग वर्क। लो वाटर ट्रेनिंग वर्क जो है, it is constructed to provide a sufficient water depth of navigation ड्यूरिंग लो फ्लो पीरियड। मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पे डेप्थ प्रोवाइड करी जाती है नेविगेशन के लिए, मतलब बोटिंग वगैरह के लिए यहाँ पे डेप्थ प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, अब ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, विड्थ को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और डेप्थ को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये हो जाता है लो वाटर ट्रेनिंग वर्क। इसीलिए इसका नाम, डेप्थ को हम लोग इंक्रीज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल्स में ग्रोनीज आ जाती हैं, और उसको हम स्पर्स भी बोलते हैं ग्रोनीज को, या फिर बैंडलिंग आ जाती है इसकी एग्जाम्पल में। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास है मीन वाटर ट्रेनिंग वर्क। अब ये जो लो और हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क है ना, ये जनरली आपको याद रहेगा। कई बार ये जो तीसरा वाला है ना, ये मतलब भूल जाता है कई बार, तो आपको याद रखना है ये सेडिमेंट्स के लिए होता है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। पहला वाला डिस्चार्ज के लिए, दूसरा डेप्थ के लिए, तीसरा सेडिमेंट, मतलब दूसरा जो है वो सेडिमेंट के लिए, तीसरा डेप्थ के लिए। जो लो वाला है वो डेप्थ के लिए है, मीन वाला है जो वो सेडिमेंट के लिए, तो ये याद रखना। कंस्ट्रक्टेड फॉर एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ बेड सेडिमेंट लोड एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट लोड ऑफ द रिवर। रिवर से जो सेडिमेंट लोड आ रहा है वो दो फॉर्म में आता है, एक बेड और एक सस्पेंडेड सेडिमेंट्स। उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये हम चीजें बनाते हैं मीन वाटर ट्रेनिंग वर्क की हेल्प से। ये मीन वाटर ट्रेनिंग वर्क में आ जाता है। दैट रिमेन्स इन गुड शेप एंड कंडीशन, सो ताकि रिवर जो है वो अपने शेप जो है वो मेंटेन कर पाए और सही कंडीशन में रहे, उसके लिए ये मीन वाटर ट्रेनिंग वर्क हम लोग यूज करते हैं। इसमें जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम यूज करते हैं। और इसकी जो दूसरा नाम है ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट्स, इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है मार्जिनल इम्पैक्टमेंट, जो कि हाई वाटर ट्रेनिंग वर्क में डिस्चार्ज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये बनाई जाती हैं। अब यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम है, लीवीज उसको बोल सकते हैं, डाइक्स बोल सकते हैं, मार्जिनल बैंक्स, और ये डाइक्स की दूसरी स्पेलिंग हो गई। फिर बैंकमेंट, फ्लड बैंक, स्टॉप बैंक, ये सारे इसी के नाम हैं। ठीक है, ये हो जाती है। और यहाँ पे क्या करा जाता है, ये हमारा रिवर फ्लो कर रहा है। ठीक है, और इसकी हमने थोड़ी सी दूरी पे इस तरीके से मार्जिनल बैंक्स बना रखे हैं, जिसको हम लीवीज बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अर्दन एम्बैंकमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर बैंक। रिवर बैंक जो है, रिवर बैंक जो है वो जो इसके बॉर्डर में है। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है रिवर का, जो बिल्कुल जस्ट उसके साथ, जिसके साथ रिवर फ्लो कर रहा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो उसी को हम रिवर बैंक बोलते हैं। तो उसके पैरेलल ही ये बनाई जाती हैं टू कन्फाइन द फ्लड वाटर विद इन द क्रॉस सेक्शन। अब ये दूरी पे बनाई है, ये सिर्फ उस टाइम पे यूजफुल होगी जब फ्लड वाटर आएगा, तो उस टाइम पे ये वाटर को कन्फाइन करने के लिए काम आएंगे। टू कन्फाइन द फ्लड वाटर विद इन द क्रॉस सेक्शन अवेलेबल बिटवीन देम, ताकि इस फ्लड वाटर में हम क्रॉस सेक्शन के अंदर ही फ्लड वाटर को रखें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रोनीज और स्पर्स, जिसको हम ट्रांसवर्स डाइक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका नाम है, दूसरा नाम। तो ये हमारी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए आपको याद रखनी है ग्रोनीज के बारे में। अब ये क्या होती हैं, ये अर्दन एम्बैंकमेंट्स ट्रांसवर्स टू द रिवर फ्लो एंड एक्सटेंडिंग फॉर सेम डिस्टेंस। अब यहाँ पे ये हमारा सपोज रिवर है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बना रहे थे मार्जिनल बैंक्स, जो कि इसके पैरेलल थे। अब अगर हम इसके ट्रांसवर्स में कोई चीज बना रहे हैं तो वो इस तरीके से होगी ना। तो यहाँ पे इसके ट्रांसवर्स में हम ग्रोनीज बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये मार्जिनल बैंक के ऊपर नहीं बनानी है, मैं फिर से एक डायग्राम बना देती हूँ। मतलब हम क्या करते हैं, इसके ट्रांसवर्स में इस तरीके से, रिवर के ट्रांसवर्स में इस तरीके से ग्रोनीज टाइप हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब इसके ग्रोनीज के टाइप्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे ग्रोन, पहले तो टाइप से पहले एन एक्सटेंडेड फॉर सम डिस्टेंस, इसको बनाया जाएगा और कुछ डिस्टेंस के लिए एक्सटेंड करा जाएगा। फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन मेथड और मटेरियल। मटेरियल या मेथड पे हम अगर बात करें तो परमिएबल ग्रोनीस हो सकते हैं या फिर इम्परमिएबल ग्रोनीस हो सकते हैं।
परमिएबल ग्रोनीज वही हो जाएंगे जो कि सीपेज को परमिट करेंगे, ठीक है, और जो इम्परमिएबल होंगे वो सीपेज को परमिट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द हाइट सबमर्ज्ड ग्रोनीज या अनसबमर्ज्ड ग्रोनीज हो गए। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द फंक्शन सर्व्ड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन सर्व्ड पे बेस्ड जो ग्रोनीज है उसको हम अट्रैक्टिंग ग्रोनीज या फिर डिफ्लेक्टिंग ग्रोनीज बोल सकते हैं। अट्रैक्टिंग और भी बहुत टाइप्स है इसमें। पहले तो अट्रैक्टिंग ग्रोनीज जो है उसकी हेल्प से हम वाटर को ना अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वाटर उसकी तरफ आएगा जिस ग्रोनिंग की तरफ, उसको हम अट्रैक्टिंग ग्रोनिंग करेंगे कहेंगे, और ये पॉइंट करेंगे डाउन स्ट्रीम, अट्रैक्ट फ्लो टूवर्ड्स द स्ट्रीम, ये फ्लो को अट्रैक्ट करते हैं और ये डाउन स्ट्रीम की तरफ पॉइंट करते हैं 60 से 80 डिग्री तक। ये अगर हम कंसिडर करें कि ये एक रिवर की बैंक है, ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रोनी आपको दिख रही है, ये इस तरीके से ग्रोनीज बनाई जाती हैं। और यहाँ पे इसकी हेल्प से हम रिवर के फ्लो को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट टाइप। और दूसरा हमारे पास है डिफ्लेक्टिंग ग्रोनीज। डिफ्लेक्टिंग ग्रोनीज जो है वो परपेंडिकुलर होती है टू द बैंक, बैंक के परपेंडिकुलर। डिफ्लेक्टिंग जो है वो बैंक के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होंगी और ये डिफ्लेक्ट करेंगे फ्लो अवे, ठीक है, फ्लो को ये डिफ्लेक्ट करेंगे। अब इसी के जैसी कुछ एक ग्रोनीज होती है जिसको हम रिपेलिंग ग्रोनीज करते हैं कहते हैं, और ये पॉइंट करती है अपस्ट्रीम। इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि डिफ्लेक्टिंग वाली परपेंडिकुलर होगी और जो रिपेलिंग होगी वो अपस्ट्रीम पॉइंट करेंगी, और ये रिपेल करेंगे फ्लो अवे फ्रॉम द बैंक, ठीक है। और 60 से 80 डिग्री के बीच में इनका एंगल होगा विद द बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद सेडिमेंटिंग ग्रोनीज जो होती हैं फॉर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, ये इस तरीके से परपेंडिकुलर होंगी और ये डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स के लिए ये यूजफुल होती हैं। अब लॉन्चिंग एप्रन जो है ना, इससे रिलेटेड आपको एक बात, ये एक टर्म याद रखनी है, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि लॉन्चिंग एप्रन एग्जैक्टली होता क्या है। इस तरीके से सपोज हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसकी स्टोन पिचिंग बहुत करके रखी होगी, और यहाँ पे हमने क्या करना है सेम इस वे में, इस पोर्शन पे भी हमने करके रखनी है स्टोन पिचिंग, और इसकी जो विड्थ होगी यही, इसी पोर्शन को हम लॉन्चिंग एप्रन बोलेंगे। इसकी विड्थ 1.5 डी होगी, जो कि इस यहाँ से ये जो स्कोर डेप्थ है ना डी, इसका 1.5 टाइम्स होनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि जब वाटर की वजह से ये जो पार्टिकल्स होंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। अगर ये रिमूव हो जाएंगे, ये जो स्ट्रक्चर है पीछे वाला, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये स्टोन्स जो होंगे ना एक तरीके से इसको कवर कर लेंगे। जब भी ये निकल जाएंगे मटेरियल, उसके बाद ये स्टोन्स जो होंगे वो कवर कर देंगे, मतलब एक तरह से ये लॉन्च हो जाएगा ये वाला पोर्शन जो है, इसीलिए इसको लॉन्चिंग एप्रन बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी ये जो विड्थ है ये 1.5 डी होनी चाहिए। बियॉन्ड द टो ऑफ द गाइड बैंक विड्थ इज इक्वल्स टू 1.5 डी, और डी क्या है, डेप्थ ऑफ द स्कोर बिलो ओरिजिनल बेड। ओरिजिनल बेड के नीचे जो डेप्थ है स्कोर की, स्कोरिंग वाले पोर्शन की, तो उसको हम डी। इसके बाद है थ्योरी ऑफ सीपेज। अब इसमें आ जाता है फेलियर ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर यानी कि वियर या फिर बैराज, इन सब चीजों का फेलियर कैसे हो सकता है, दो चीजों से, एक तो पाइपिंग या फिर अंडरमाइनिंग, दो केसेस होते हैं। अब ये जो फेलियर है, पाइपिंग से फेलियर कैसे होगा, द ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम बिलो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा वाटर लेवल, सपोज ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम वाटर लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर यहाँ से सीपेज की वजह से यहाँ से सीप करके जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर यहाँ पे सीप करके जा रहा होगा ना, थोड़ा से मटेरियल यहाँ पे धीरे धीरे निकलने लग जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से और पीछे से थोड़े ऐसे से करके धीरे धीरे मटेरियल निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, और यहाँ तक पूरा मटेरियल निकल सकता है। तो ये पूरा जो है इसकी वजह से फेलियर हो जाता है स्ट्रक्चर का, ठीक है। फर्स्ट केस ये है। दूसरा है बाय अपलिफ्टिंग, व्हेन द अपलिफ्ट वाटर प्रेशर इज मोर देन द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। ये अगर हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसका जो सेल्फ वेट है उससे ज्यादा अगर अपलिफ्ट प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से हमारा फेलियर हो जाएगा। अब इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले आ जाती है ब्लिग्स क्रीप थ्योरी। इस ब्लिग्स क्रीप थ्योरी के अकॉर्डिंग द percolating water flows out follows an outline of the base of hydraulic structure। मतलब जो ये वाटर है ना, यहाँ से इसको मूव करके जाना है, तो ये जो हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होगा, इसके नीचे जो पोर्शन होगा, इसके साथ ये इस तरीके से क्रीप करके, मतलब ये चिपक के यहाँ से चिपक चिपक के निकलेगा, क्रीप करके ये निकलेगा यहाँ से, ठीक है।
तो ये जो क्रीप करने को ही चिपक के निकलना बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये क्रीप कर करके इस तरीके से पूरा ये निकल के जाएगा, ठीक है। तो ये इनका कहना है the path of the percolating water from upstream to downstream is known as creep length। अब ये जो हमारी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम जो इसका पूरा पाथ है ना, उसको हम क्रीप लेंथ बोल रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ पे पाथ क्या है, फर्स्ट वाली जो ये हमारे पास शीट पाइल है, इसकी D1 लेंथ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से वो D1 लेंथ जो वाटर है वो मूव करेगा, प्लस जो हमारे नेक्स्ट जो लेंथ है वो L1 आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर से D2 प्लस D2 दो बार, और फिर उसके बाद फिर से L2 प्लस D3 दो बार, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी टोटल लेंथ हो जाती है। क्रीप लेंथ क्या हो जाएगी, L इज इक्वल्स टू 2D1 प्लस L1 प्लस 2D2 प्लस L2 प्लस 2D3, ठीक है। और ये L1 प्लस L2 जो है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल क्रीप कहेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वाटर मूव कर रहा, और वर्टिकल क्रीप बोलेंगे जब वर्टिकली वाटर मूव कर रहा है, जो कि 2 टाइम्स D1 प्लस D2 प्लस D3 हो जाती है, ठीक है। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो कि I इज इक्वल्स टू HL अपॉन L होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, HL अपॉन जो L है ना, हमारी लेंथ है पूरी क्रीप की, वो हो जाएगी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस 2 टाइम्स D1 D2 D3। अब इस हाइड्रोलिक जो हमारा ग्रेडियंट है, इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं हेड लॉस। हेड लॉस कितना आता जाएगा यहाँ पे, HL हो गया हमारा हेड लॉस अपॉन टोटल लेंथ इनटू 2D1, ठीक है। ये लेंथ की यूनिट है और ये एक लेंथ की यूनिट है, तो इनको ये आपस में कैंसिल हो सकती है। इस तरीके से आप याद रख लोगे HL अपॉन L, और इसके नीचे इस वाले पोर्शन, अगर इसको A बोले तो A के नीचे जो हमारी लेंथ है, क्रीप लेंथ है, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है। HL अपॉन L इंटू 2D1 हमारा हो गया फर्स्ट वाला A में, और यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को B मान के चले तो यहाँ पे HL अपॉन L इंटू 2D2 होगा यहाँ पे ये, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को C मान के चले तो ये हो जाएगा HL अपॉन L इंटू 2D3, ठीक है। तो ये हमारे हेड लॉस की वैल्यूज है तीनों जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे पाइपिंग के अगेंस्ट हम सेफ्टी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रीप। ऐसा इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ब्लिक्स क्रीप थ्योरी जो है ना, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अगर सफिशिएंट क्रीप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाइपिंग मतलब पाइपिंग के अगेंस्ट अगर हम सेफ्टी चाहते हैं तो उसके लिए हम सफिशिएंट क्रीप प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो जो लेंथ है वो हमें बढ़ा देनी है सिंपली, ठीक है। तो क्रीप लेंथ जो है इज प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस, ये चीज हमें पता चल गई है। तो लेंथ जो होगी उसको जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम ब्लिक्स कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो कांस्टेंट है ये हो जाएगा। अब पाइपिंग के लिए हम क्या करेंगे, फ्लोर लेंथ बढ़ा देंगे, और अपलिफ्ट जो होगा उसके लिए फ्लोर थिकनेस बढ़ा देंगे। अब हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो सेफ्टी हमें एक पाइपिंग के अगेंस्ट या फिर अंडरमाइनिंग के अगेंस्ट चाहिए, और दूसरा हमें सेफ्टी चाहिए अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर। तो दोनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ब्लिक्स क्रीप थ्योरी के अकॉर्डिंग सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग कैन बी इंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग सफिशिएंट क्रीप। क्रीप अगर हम सफिशिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट पाइपिंग। अगर क्रीप लेंथ बढ़ गई है, मतलब ज्यादा हम कर दें, तो सफिशिएंट क्रीप लेंथ हो तो हमारी सेफ रहेगी, हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सेफ रहेगा अगेंस्ट पाइपिंग या फिर अंडरमाइनिंग। इसी चीज को, पाइपिंग को ही अंडरमाइनिंग बोल देते हैं। फिर उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग क्रीप ने बोला कि लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस, ठीक है। क्रीप लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू हेड लॉस, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो C एक कांस्टेंट आएगा जो कि ब्लीक्स कोफिशिएंट फॉर द सोइल हो जाता है। तो यहाँ पे HL अपॉन L इज इक्वल्स टू 1/C हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाता है ना, हेड लॉस अपॉन L, वो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गया, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया C के, ठीक है। और इसीलिए अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो सेफ्टी के लिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मस्ट बी इन सेफ लिमिट्स। पाइपिंग के लिए हमें अगर सेफ्टी चाहिए पाइपिंग के अगेंस्ट, तो यहाँ पे सेफ लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू। अब सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर की बात करें तो अपलिफ्ट प्रेशर कॉस्ड बाय द सीपिंग वाटर, जो सीपिंग वाटर अपलिफ्ट प्रेशर कॉज करेगा वो हो जाएगा गामा डब्ल्यू टी। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। गामा डब्ल्यू एच डैश, सॉरी एच डैश यहाँ पे आपको दिख रहा है हेड, जो टोटल हेड है, टोटल यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर हेड है, ठीक है। ये हमने बिल्कुल बॉटम से मेजर करा है,
ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम से हम लोग मेजर कर रहे हैं इसको। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और टर्म में साथ में ही लिख देती हूँ, ये हमारा हो जाता है, ये एच है, ये एच डैश था और ये एच है। एच एच हमारे पास है नेट रेजिडुअल वाटर हेड एक्टिंग एट द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लोर। फ्लोर के टॉप सरफेस पे एच हमारा जो हेड होगा, रेजिडुअल हेड, अगर हम थिकनेस को हटा दें तो हमारा ये मिल जाता है हमें एच। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर रेजिस्टेड बाय द फ्लोर, फ्लोर के थ्रू जो प्रेशर रेजिस्टेड होगा वो हो जाएगा गामा टी। ठीक है, वो हमारा गामा टी हो जाता है, और प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब ये गामा टी कैसे आई है वैल्यू, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स को अगर हम, क्योंकि वेट ही रेजिस्ट कर रहे हैं ना हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, तो वेट के टर्म्स में लिखेंगे गामा इंटू वॉल्यूम होता है हमारा वेट। ठीक है, तो गामा इंटू वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस लिख दिया, वो हो गया हमारा वॉल्यूम। और इसको जब हम डिवाइड करते हैं एरिया से, तो ए और ए, एरिया एरिया कैंसिल हो गया, गामा टी हमारी वैल्यू आ गई, प्रेशर रेजिस्टेड बाय द फ्लोर। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो हमें चीजें मिली हैं, एक तो अपलिफ्ट प्रेशर जो कि हमारा सीपिंग वाटर है वो अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, वो नीचे से यहाँ पे हमें अपलिफ्ट प्रेशर अप्लाई कर रहा है। और ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसका सेल्फ वेट जो है, इसका जो ये मटेरियल है, ये इसको क्या रेजिस्ट कर रहा है, ये प्रेशर रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेड बाय द फ्लोर, जिसकी वैल्यू हमने गामा टी लिख दी। ठीक है, दो चीजें ये हमें मिल गई हैं। अब जब तक हमारा प्रेशर रेजिस्टेड बाय द फ्लोर की वैल्यू ज्यादा है देन द सीपिंग वाटर का प्रेशर, तब तक हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। जैसे ही ये वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, सीपिंग वाटर का जो प्रेशर है वो ग्रेटर देन दिस हो जाता है, तो उस पॉइंट पे हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो फेल कर सकता है। ठीक है, तो हमने उस क्रिटिकल पॉइंट को देखना है जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। जब तक ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तब तक हमारा स्ट्रक्चर सेफ होगा। तो इन दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया, गामा एच डैश। अब यहाँ पे एच डैश इज गामा एच डैश इज इक्वल्स टू गामा टी हम लिखते हैं। जब हम इसको गामा टी लिख रहे हैं तो गामा को हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होती है जी, जो कि गामा अपॉन गामा डब्ल्यू होती है। तो इसीलिए हमने गामा को जी गामा डब्ल्यू लिख दिया यहाँ पे, और इसको सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब गामा डब्ल्यू दोनों कैंसिल हो गए, एच डैश इज इक्वल्स टू जी टी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थिकनेस हम लोग माइनस अगर करते हैं, ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, जी माइनस वन, और यहाँ पे थिकनेस कॉमन निकाल ली। ठीक है, अब ये एच डैश माइनस टी क्या हो गया, अब देखो ये जो है, ये हमारा पोर्शन है थिकनेस ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो इस थिकनेस को अगर हम एच डैश में से माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, एच डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू एच हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया एच। और यहाँ पे ये जी माइनस वन, एच डैश माइनस टी इज इक्वल्स टू जी माइनस वन, और इसी से हम थिकनेस की वैल्यू निकाल सकते हैं, एच डैश टी अपॉन जी माइनस वन। इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एच अपॉन जी माइनस वन। ठीक है, ये हमारा हो गया थिकनेस की वैल्यू। फ्लोर का थिकनेस की जो वैल्यू है, ये यहाँ से हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगी। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्लोर की थिकनेस की वैल्यू सफिशिएंट रखनी है ताकि हम अपलिफ्ट प्रेशर जो है उसको रेजिस्ट कर सके। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे थिकनेस के साथ जो ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है, इसके साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लग जाएगा, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ ब्लिक्स थ्योरी। ब्लिक्स थ्योरी की लिमिटेशंस जो हैं, द परकोलेटिंग वाटर डज नॉट फॉलो दैट पाथ ऑफ आउटलाइन ऑफ बेस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर नेसेसरीली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाटर उसी तरीके से क्रीप करके जाए प्रॉपरली। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ क्रीप। क्रीप की सिग्निफिकेंस के बारे में प्रॉपर कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है। और इसके साथ साथ देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रीप। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रीप जो है ना, इसको इक्वल वेटेज दी गई है इस थ्योरी में, जो कि ज़रूरी नहीं है। और फिर उसके बाद थिकनेस ऑफ फ्लोर ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। ऐसा ब्लिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फ्लोर थिकनेस ऑफ फ्लोर ग्रेजुअली डिक्रीज अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, लेकिन ऐसा जरूर इसका उल्टा होता है असलियत में, जो कि थिकनेस ऑफ द फ्लोर ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है।
नेक्स्ट जो थ्योरी है ना वो क्रीप से रिलेटेड ही है कि लेंस जो वेटेड क्रीप थ्योरी जो है, इसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल क्रीप जो है ना वो लेस इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल क्रीप। जो वर्टिकल क्रीप है उसके कंपैरिजन में हॉरिजॉन्टल क्रीप जो होगा L1 और L2, ये दोनों जो हैं ये लेस इफेक्टिव हो जाएंगे। और यहाँ पे एक फैक्टर 1/3 जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है हॉरिजॉन्टल क्रीप के लिए, मतलब 1/3 हमें कर देना हॉरिजॉन्टल क्रीप को सिंपली। ठीक है, तो हमारा जो लेंथ ऑफ क्रीप होगा ना वो 2 टाइम्स D1 + D2 + D3 हो जाएगा, प्लस हाफ टाइम्स L1 + L2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है खोसलास थ्योरी। ये जो खोसलास थ्योरी है ना ये फ्लो नेट पे बेस्ड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग खोसलास थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो नेट, सीपेज वाटर डज नॉट क्रीप अलोंग द बॉटम कंटूर ऑफ द पक्का फ्लोर। ये जो वाटर था सीपेज वाटर क्रीप नहीं करता है जैसे हमें पहले थ्योरी में एक्सप्लेन करा गया है। वाटर मूव्स अलोंग अ सेट ऑफ स्ट्रीम लाइंस, वाटर जो है वो स्ट्रीम लाइंस के अलोंग मूव करता है। स्टेडी सीपेज इन अ वर्टिकल प्लेन फॉर अ होमोजीनियस सॉइल एक्सप्रेस बाय द लैप्लेस इक्वेशन। यहाँ पे ये जो सीपेज है उसको हम होमोजीनियस सॉइल के अंदर इस तरीके से इस लैप्लेस इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस लैप्लेस इक्वेशन में फाई को डिफ्रेंशिएट करा गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल टाइम्स और वाई जेड के रिस्पेक्ट में डबल टाइम्स। अब जो ये फाई है, फाई क्या है, फ्लो पोटेंशियल, और इसी को हम के एच लिख सकते हैं। के हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल और एच हो जाता है रेजिडुअल हेड विद इन द सॉइल। ठीक है, तो ये हमारा फाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बोला गया है इस थ्योरी में, मेन जो बात बोली गई है ना कि वाटर जो है वो क्रीप नहीं करेगा, वो स्ट्रीम लाइंस को फॉलो करेगा। ये इस तरीके से हमारी हो जाती है स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, ये जो आपको दिख रही हैं ये सारी स्ट्रीम लाइंस है। ठीक है, तो ये स्ट्रीम लाइंस को फॉलो करेगा वाटर, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है। और दो लाइंस होती है, अगर हम फ्लो नेट की बात करें तो दो लाइंस होती है, एक होती है स्ट्रीम लाइन और एक इक्वी पोटेंशियल लाइन होती है। इक्वी पोटेंशियल लाइन जो है ना वो इक्वल पोटेंशियल हेड्स के जो पॉइंट्स होंगे ना उनको जब हम मतलब एक ही मतलब उनको कनेक्ट करेंगे ना तो जो लाइन बनेगी उसको हम इक्वी पोटेंशियल लाइन बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है स्ट्रीम लाइन और इक्वी पोटेंशियल लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे। ऐसा हमने हमेशा मान के चलना है कि ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये ऑर्थोगोनल है एक दूसरे के। ठीक है, इस तरीके से ये वाली इक्वी पोटेंशियल लाइन्स हैं। ठीक है, ये वाली सारी इक्वी पोटेंशियल लाइन्स मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्वी पोटेंशियल लाइन्स एंड स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्टिंग नॉट ऑर्थोगोनली, जो कि मैंने आपको बता दिया। रिजल्टिंग फ्लो नेट जो डायग्राम बनती है, रिजल्टिंग फ्लो डायग्राम हमारी फ्लो नेट बन जाता है। अब जो स्ट्रीम लाइन है, स्ट्रीम लाइन क्या हो गया, द पाथ अलॉन्ग विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम द सबसॉइल। जो वाटर फ्लो कर रहा है जिस पाथ के अलॉन्ग उसको हम स्ट्रीम लाइन बोल सकते हैं। और इक्वी पोटेंशियल लाइन है, देयर विल बी पॉइंट्स ऑन डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ रेजिडुअल हेड एच। रेजिडुअल हेड सेम होगा सॉइल का इन पॉइंट्स पे, और उन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो इक्वी पोटेंशियल लाइन्स होगी। दी इफ सच पॉइंट्स आर ज्वाइंट टुगेदर द कर्व ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल लाइन। फॉर सॉइल ग्रेन्स टू रिमेन स्टेबल, सॉइल ग्रेन्स ताकि स्टेबल रहे, वो मूव ना कर रहे हैं वाटर के साथ, सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल ग्रेन शुड बी ग्रेटर देन अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स। सबमर्ज्ड वेट जो है वो ग्रेटर होना चाहिए सॉइल का देन द अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स। ठीक है, जो वाटर की वजह से अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स आ रही है उससे हमेशा ग्रेटर होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। डिस्टर्बिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट। जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है डेल पी अपॉन डेल एल, हम इसको लिख सकते हैं, मतलब कि ये हो जाता है चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। ठीक है, तो ये जो है ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्टर्बिंग फोर्स। ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, दिस ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ वाटर एट द एग्जिट एंड इज कॉल्ड एग्जिट ग्रेडियंट। यही जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना इसी को अगर हम एग्जिट पे देखें ना तो वो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो यहाँ पे एग्जिट पे अगर हम इस ग्रेडियंट को देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है एग्जिट ग्रेडियंट, उसको हम सिंपली एग्जिट ग्रेडियंट बोल जाएंगे।
बोल देंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट। क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट है, एग्जिट ग्रेडियंट इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स, जैसे ही ये जो अपवर्ड डिस्टर्बिंग फोर्स जो है वो सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल ग्रेन के बराबर हो जाती है एग्जिट पे, एट द एग्जिट ये बराबर हो जाती है ना, उस पॉइंट पे जो हमारा एग्जिट ग्रेडियंट होता है उसको हम क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो देखते हैं अगर, तो वेट हो जाता है गामा इनटू वॉल्यूम। गामा सबमर्ज यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि सबमर्ज वेट की बात कर रहे हैं, और वॉल्यूम हमने यूनिट वॉल्यूम की बात करी है तो V इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, गामा सबमर्ज इंटू 1। और गामा सबमर्ज जो है इसका फॉर्मूला हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है, G-1/1 प्लस E इंटू गामा W, ये हमारा हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम पोरोसिटी का पोरोसिटी के टर्म्स में वॉइड रेशियो को यानी कि E को लिखते हैं, तो E को हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ पहले से, E को हम n/1 माइनस n लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी। n होगी ना हमारी पोरोसिटी, तो जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे ना तो हमारा फॉर्मूला सबमर्ज्ड वेट का फॉर्मूला गामा W इंटू 1 माइनस एन इंटू G-1, ये हमारा सबमर्ज्ड वेट का फॉर्मूला हो गया। अब जो प्रेशर है, सीपिंग फोर्स है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सीपिंग फोर्स हो जाता है गामा W इंटू चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट। इसको लेंथ को हमने T लिखा हुआ है या फिर L भी हम लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, ये है सीपेज फोर्स। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग एट एक्सट्रीम कंडीशन, हमारा जो W सबमर्ज्ड है, सबमर्ज्ड वेट है वो हमारा सीपेज फोर्स के बराबर हो जाएगा, मतलब इससे बराबर या इससे ग्रेटर ही हमेशा होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट वो हो जाता है जब ये बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्वेट करें दोनों फॉर्मूलाज को, गामा डब्ल्यू हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ द वाटर जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन इंटू G-1, और ये हमारा था प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अंडर क्रिटिकल कंडीशन क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट जो होगा ना वो हमारा 1 माइनस एन इंटू G-1 हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया। अब ये जो 1 माइनस एन इंटू G-1 ये फॉर्मूला हो गया ना, ये जो है इसमें अगर हम अगर रिवर सैंड्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द रिवर सैंड्स जो है उनके लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 होती है और पोरोसिटी 0.4 होती है। जब इसको सब्सटीट्यूट करती है तो क्रिटिकल एग्जिट ग्रेडियंट जो है इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द एग्जिट ग्रेडियंट आफ्टर विच पाइपिंग टेक्स प्लेस इज 1। ठीक है, तो अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 4 और 5 इज यूज्ड, द एग्जिट ग्रेडियंट कैन देन बी टेकन एज द सेफ एग्जिट ग्रेडियंट। अगर हम यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 या 5 यूज़ करेंगे तो ही हम एग्जिट ग्रेडियंट को सेफ एग्जिट ग्रेडियंट बोल सकेंगे। ठीक है, अब जो एग्जिट ग्रेडियंट है ना, अगर हमारी कट ऑफ वॉल प्रेजेंट नहीं होगी, यहाँ पे ये हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इस तरीके के कट ऑफ वॉल्स अगर डाउनस्ट्रीम एंड पे स्पेशली प्रेजेंट नहीं होगी ना तो एग्जिट ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, और एग्जिट ग्रेडियंट की हमेशा वैल्यू हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है उसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। अब इस थ्योरी के थ्रू हमें एक फॉर्मूला दिया गया है एग्जिट ग्रेडियंट का, जो कि हो जाता है H/D टाइम्स 1/π√लेमडा। अब लेमडा क्या है, 1 प्लस रूट ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, और अल्फ़ा क्या हो जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू B/D, यानी कि विड्थ अपॉन डेप्थ। डेप्थ कौन सी, डेप्थ ऑफ द डाउनस्ट्रीम पाइल। ठीक है, और B हो जाती है विड्थ, और कैपिटल H जो है ये हेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जिट ग्रेडियंट का इस थ्योरी के मतलब इस थ्योरी में हमें दिया गया है फॉर्मूला। अब ये जो है फाई था ना, फाई जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, फ्लो पोटेंशियल जो था, ये हो जाता है रेजिडुअल हेड अपॉन टोटल हेड। अब जो फाई है ना, अगर हमारे पास डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम शीट पाइल जो है वो सेम होती है, ये जो दोनों डेप्थ्स हैं ये दोनों अगर सेम आ जाती है, ये हमारा ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो दोनों डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम शीट पाइल्स है, अगर इसकी डेप्थ दोनों की सेम रखी जाए ना तो यहाँ पे ये जो
यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, इन दोनों 5 की अगर हम सम करेंगे तो 100 आ जाएगा, और ये जो 5 है और ये जो 5 है, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो भी 100 आएगा। ठीक है, तो फ्लो पोटेंशियल जो है दोनों का अगर हम सम करते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एंड पे सेम पॉइंट्स पे, तो उसका सम जो है वो 100 आता है। अब हम स्पिलवे के बारे में बात कर लेते हैं। स्पिलवे इज बिल्ड एट अ डैम साइड फॉर डिलीवरिंग द सरप्लस वाटर। डैम के आसपास या फिर डैम के साथ ही हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ताकि हम सरप्लस वाटर को रिमूव कर सके फ्रॉम अ रिजर्वोयर आफ्टर इट हैड बिन फिल्ड टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। जब रिजर्वोयर मैक्सिमम कैपेसिटी तक फिल हो जाता है उसके बाद अगर हमें उसको सरप्लस वाटर को रिमूव करना हो तो उसके लिए स्पिलवे का यूज़ करा जाता है। अब स्पिलवे के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट आ जाता है ट्रफ या फिर ओपन या च्यूटी स्पिलवे। ये सारे जो है एक ही स्पिलवे के नाम है। ये जो स्पिलवे है ये पासिस सरप्लस डिस्चार्ज थ्रू स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप जो है उसके थ्रू ये सरप्लस डिस्चार्ज को पास करते हैं, और यहाँ पे अर्दन और रॉकफिल डैम जो है ये यहाँ पे जो अर्दन और रॉकफिल डैम है वहाँ पे ये स्पिलवे बनाए जाती हैं। फ्लोज ओवर सुपर क्रिटिकल कंडीशन। जो वाटर होगा यहाँ पे जो इस स्पिलवे में मूव करेगा वो सुपर क्रिटिकल कंडीशन में मूव करेगा। सुपर क्रिटिकल कंडीशन कौन सी होती है? जब फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रफ स्पिलवे हो गया। मतलब इस तरीके से हमारे पास डैम है, सपोज ये हमारा डैम है और इस पे स्पिलवे बनाया गया है जो कि स्टीप स्पिलवे है, मतलब स्टीप स्लोप है उस स्पिलवे का प्रॉपर, और यहाँ से ये वाटर जो होगा वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और सेकेंड हमारे पास है साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे में चैनल पैरेलल टू द वियर, ये जो वियर है इसी के पैरेलल चैनल को बनाया जाता है बट एक साइड पे बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको एक साइड पे ये हमें स्पिलवे इस तरीके से दिखेगा, ये साइड पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये यूज़ करा जाता ऑन अर्दन और रॉकफिल डैम। पहले वाला भी अर्दन और रॉकफिल डैम में, यहाँ पे भी ये रॉकफिल और अर्दन डैम में यूज़ करा जाएगा। एट वन साइड ऑफ द एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट के एक साइड पे होगा जो कि हमने बात कर ली। नेक्स्ट है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे या फिर फ्री ओवरफॉल स्पिलवे। ये जो स्पिलवे है ना, लो हाइट वियर वॉल डाउनस्ट्रीम फेस इज रफ और परफेक्टली वर्टिकल। यहाँ पे हमने लो हाइट वियर वॉल जो है ना वो यहाँ पे बनाई गई है, और ये इस तरीके से होगा कि ये स्ट्रेट ड्रॉप होगा। इस तरीके से ये डायरेक्टली यहाँ पे वाटर गिरेगा, मतलब इसके साथ ये टच होके नहीं जाएगा वाटर, इस तरीके से डायरेक्टली ये गिरेगा वाटर। तो इसीलिए हम इसको स्ट्रेट ड्रॉप या फिर फ्री फॉल स्पिलवे बोलते हैं। और ये मतलब जो डाउनस्ट्रीम फेस होगा वो रफ या और वर्टिकल होगा। इस तरीके से पूरा पूरा प्रॉपर ये जो डाउनस्ट्रीम फेस है ये वर्टिकल है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद सरप्लस वाटर फॉल्स फ्रीली फ्रॉम द क्रस्ट। ये हमने बात कर ली कि वाटर जो है ये फ्रीली फॉल कर रहा है, क्रस्ट के साथ ये टच नहीं हो रहा वाटर, यहाँ पे ये इससे दूर ही मतलब गिर रहा है। अब ऑगी स्पिलवे क्या है? ऑगी शेप कौन सा होता है पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ। ऑगी शेप होता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है ना उसका मतलब कि पहले ये इस तरीके से कॉन्वेक्स शेप आएगा, फिर कॉनकेव शेप आएगा। ठीक है, तो एस शेप का ये कर्व होगा, मतलब इसका जो जो हमारा डाउनस्ट्रीम एंड होगी इस तरीके की होगी। तो ये ऑगी शेप जो है इस तरीके का होगा, इसका स्पिलवे का ऑगी शेप होगा, और वाटर इस तरीके से ऊपर से मूव करेगा। ऑगी स्पिलवे जो है ना ये हमें बनाया जाता है ग्रेविटी डैम पे। ठीक है, ऑगी स्पिलवे को हमने ग्रेविटी डैम पे बनाना है। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑगी स्पिलवे है इसको डैम पे बनाया जाएगा, और डिस्चार्ज यहाँ पे हो जाएगा CLH⁻3/2। ये इसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला है। यहाँ पे C क्या है? C एक कांस्टेंट है, C एक कांस्टेंट है, H है टोटल हेड ओवर स्पिलवे क्रेस्ट, और L हो जाता है लेंथ ऑफ द स्पिलवे क्रेस्ट, स्पिलवे क्रेस्ट की लेंथ। ठीक है, अब ये जो C कांस्टेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कई बार। तो इसकी अगर हम बात करें, ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ अप्रोच पे, रिलेशन ऑफ क्रेस्ट शेप एंड आइडियल नेप शेप, और फिर अपस्ट्रीम फेस स्लोप एंड डाउनस्ट्रीम फेस सबमर्जेंस। इन सब चीज़ों पे ही ये जो हमारा कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शाफ्ट स्पिलवे। शाफ्ट स्पिलवे में एक शाफ्ट इस तरीके से बनाई जाएगी। ये सपोज हमारा जो रिजर्वॉयर है और इसके यहाँ पे वाटर जो है, पूल ऑफ वाटर पूरा पीछे के पीछे ये जो पूरा पोर्शन है ये हमारा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक शाफ्ट बनानी है। शाफ्ट किस तरीके की होगी? शाफ्ट इस तरीके की होगी कि ये हमारा शाफ्ट है, ये पूरा वाटर यहाँ से मूव कर सकते हैं और ये उसके बाद ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लिया जाएगा। पहले वर्टिकली वाटर अंदर जाएगा, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा। तो ये इस तरीके की होती है शाफ्ट स्पिलवे। यहाँ पे वर्टिकल शाफ्ट फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल कॉन्ड्यूट, जैसे कि मैंने बोला वर्टिकल शाफ्ट फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल कॉन्ड्यूट। व्हेन नो शेप स्पेस फॉर अदर टाइप ऑफ स्पिलवे, बाकी स्पिलवेज जो हैं उनके लिए अगर हमारे पास स्पेस नहीं बचेगा तो हम शाफ्ट स्पिलवे बनाएंगे। अब हमने बात करनी है ग्रेविटी डैम के बारे में। इससे पहले हम लोग टाइप ऑफ डैम्स के बारे में प्रॉपर बात कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेविटी डैम से रिलेटेड सारी चीजें हमने समझनी है। टाइप ऑफ डैम में सबसे पहले तो ग्रेविटी डैम ही आ जाता है, जो कि रेजिस्ट करता है फोर्स ड्यू टू सेल्फ वेट। सेल्फ वेट की हेल्प से ये फोर्स को रेजिस्ट करेगा और इसका शेप जो है वो ट्राइंगुलर शेप हम लोग कंसिडर करते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाती है? भाखड़ा डैम इन द सतलज रिवर, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर उसके बाद है आर्च डैम। आर्च डैम रेजिस्ट फोर्स बाय हॉरिजॉन्टल आर्च एक्शन। पहले वाला ग्रेविटी की हेल्प से रेजिस्ट कर रहा था, अब ये हॉरिजॉन्टल आर्च एक्शन की हेल्प से रेजिस्ट कर रहा है फोर्स को, और कॉन्वेक्स अपस्ट्रीम होगा ये आर्च डैम, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल है इद्यूकी डैम, पेरियार रिवर पे केरला में, इंडिया में, ये इसकी एग्जाम्पल हो जाती है। नेक्स्ट है रॉकफिल डैम, which is built by piling up rock fragments on the river bed। रिवर बेड पे रॉक फ्रेगमेंट्स को हमने एक के बाद एक लगा दिया और हमने बनाया रॉकफिल डैम। अब ये कंक्रीट अपस्ट्रीम जो होगा ना, वो इम्परवियस लेयर बना देता है जिसमें से वाटर मूव नहीं कर पाएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? रामगंगा डैम इन द उत्तराखंड, रामगंगा रिवर पे, ठीक है। नेक्स्ट है अर्दन डैम। अर्दन डैम इज बिल्ड बाय हीराकुड डैम, मतलब इसकी एग्जाम्पल है ये हीराकुड डैम, इसकी एग्जाम्पल हो जाती है। और ये फोर्स किस चीज की हेल्प से ये रेजिस्ट करता है? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की हेल्प से ये रेजिस्ट करता है फोर्स को। और ये इसकी एग्जाम्पल होगी हीराकुंड डैम इन ओडिशा, महानदी रिवर पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉफर डैम। कॉफर डैम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है टू कीप द वाटर और सोइल आउट ऑफ एक्सकावेशन। जब हम कुछ भी बना रहे होंगे ना वाटर बॉडी में, तो उस टाइम पे हम एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम कॉफर डैम बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम वाटर को बाहर कर देते हैं थोड़ी देर के, मतलब थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरीली, और फिर वहां पे हम कंस्ट्रक्शन वगैरह कंस्ट्रक्ट कर देते हैं और इस कॉफर डैम की हेल्प से। फिर उसके बाद स्टील डैम हो सकते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं कॉफर डैम के तौर पे। नेक्स्ट है चेक डैम, जो कि टेम्परेरीली बनाया जाता है। यहाँ पे एक स्मॉल टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन ये होती है जिसमें डैम को कंस्ट्रक्ट करा जाता है टू स्टॉप इरोजन। इरोजन को रोकने के लिए ये डैम कंस्ट्रक्ट बना करा जाता है सिंपली। और एंड रिड्यूस ऑफ वाटर वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी भी इसकी हेल्प से हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे टाइप ऑफ डैम्स। अब हम आ जाते हैं ग्रेविटी डैम के ऊपर। ग्रेविटी डैम की एलिमेंट्री प्रोफाइल पहले तो हमें ये याद रखनी है कि ट्राइंगुलर एलिमेंट्री प्रोफाइल हम लोग मान के चलते हैं ग्रेविटी डैम की, जिसकी हाइट h है, विड्थ v है। अब इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस आ रही हैं? तो सबसे पहले हम लोग नेट वेट ऑफ द डैम, पहले तो हम वेट की बात कर लेते हैं कि जिसकी हेल्प से ये फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको वेट से रिलेटेड डायग्राम दी गई है। ये जो वेट है W, यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा? ये CG पे आएगा ना। तो ये यहाँ से अगर हम अपस्ट्रीम से देखें तो ये कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा? ये हो जाएगा B/3, विड्थ अपॉन 3 के डिस्टेंस पे हो जाएगा, जो कि हमें पता है कि ट्राइंगल में कहाँ पे होता है CG। तो यहाँ पे वेट हो जाएगा हाफ टाइम्स विड्थ इनटू हाइट, जो इसका एरिया है, टाइम्स द हमारा गामा कंक्रीट। और जो तीसरी वाली डायमेंशन है, ये एरिया हो गया, ये हमारा गामा कंक्रीट हो गया। तीसरी वाली डायमेंशन को हमने यूनिटी मान के चल रहे हैं, ठीक है। हमारी जो विड्थ है उसको हमने यूनिटी माना हुआ है, ये बेस है हमारा और ये हाइट है, और विड्थ को यूनिटी कंसिडर करा हुआ है। और फिर उसके बाद हमारा नेट वेट ऑफ द डैम ये आ गया हाफ इंटू B/H, गामा कंक्रीट, कंक्रीट का डैम है। और फिर उसके बाद ये भी हमने बात कर ली कि अपस्ट्रीम से B/3 डेप्थ
मतलब डिस्टेंस पे हो जाता है हमारा वेट अप्लाई होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी ये यहाँ पे इस तरीके से लगी होगी। हमने ऐसा कंसिडर करना है कि ये यहाँ पे लगी है, इस तरीके से इसका डायग्राम हो जाती है ना। मतलब बिल्कुल जो बॉटम है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज ये हमारा डैम है, तो ये जो बॉटम है यहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होगी। फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे ये जीरो हो जाएगी, तो ये इस तरीके की इसकी डायग्राम बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि इसको हम सीजी पे अगर लगाएं, तो सीजी पे ये आ जाती है h/3 डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से बॉटम से ये h/3 डिस्टेंस पे आ जाएगी, और इस फोर्स की, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, P इज इक्वल्स टू इस डायग्राम का एरिया, इस डायग्राम का एरिया ये हो जाती है हमारी हाफ इंटू गामा डब्ल्यू एच। यहाँ पे ये नीचे है ना बॉटम में, गामा डब्ल्यू एच इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे ये एच है, गामा डब्ल्यू एच इंटू 1/2, ये हमारा हो जाएगा इसका टोटल एरिया, जो कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, और ये कहाँ पे लगा है, h/3 फ्रॉम द बेस, बेस से h/3 डिस्टेंस पे ये लगा हुआ है, ठीक है। अब आ जाता है अपलिफ्ट फोर्स, जो इसके ऊपर अपलिफ्ट फोर्स लग रही है ना इसके बॉटम से, ठीक है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो अपलिफ्ट फोर्स कितनी आ रही है, यहाँ पे अपलिफ्ट फोर्स आएगी हाफ सी गामा डब्ल्यू बी इंटू एच। अब यहाँ पे ये कितने डिस्टेंस पे आ रही है, पहले तो ये आ रही है b/3 के डिस्टेंस से, बेस से ये बेस विड्थ है b टोटल, और ये b/3 डिस्टेंस पे लग रही है, ठीक है। ये ये किस तरीके से लग रही है, अपवर्ड लग रही है, वेट हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, डाउन वेट के हम लोग बिल्कुल नीचे इसको कंसिडर कर रहे हैं कि वेट के अगेंस्ट ये प्रॉपर लग रही है, और इसको हमने माना हुआ है हाफ सी गामा डब्ल्यू बी एच। सी यहाँ पे एक कांस्टेंट हो जाता है, गामा डब्ल्यू हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर, और यहाँ पे बी विड्थ होगी और हाइट होगी, ठीक है। तो ये अपलिफ्ट फोर्स आ गई हमारी, और जो कि लगेगी b/3 फ्रॉम द डाउनस्ट्रीम एंड, डाउनस्ट्रीम एंड से हमारी ये b/3 डिस्टेंस पे लग रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एज्यूम करनी है टेल वाटर डेप्थ, हमने जीरो कंसिडर कर ली यहाँ पे। टेल वाटर डेप्थ क्या हो जाएगी, ये हमारी वाटर डेप्थ होती है ना इस तरीके से दोनों साइड पे, तो ये वाली जो वाटर डेप्थ है ना इसको हमने जीरो कंसिडर करा, मतलब ये यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं होगी, ये जो है ये जीरो कंसिडर करी जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बॉटम में कंसिडर करा जाएगा, टेल डेप्थ, वाटर डेप्थ को हमने एज्यूम करा हुआ जीरो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी डिजाइन्स पे, मतलब इसकी जो बाकी फोर्सेस और सब कुछ है। फोर्स ऑन द ग्रेविटी डैम हो जाता है वेट ऑफ द डैम टोटल। अगर हमें वेट ऑफ डैम निकालना है इस तरीके से, हमें मतलब इस वाले पोर्शन का पहले हम वेट निकालेंगे, फिर ये सेंट्रल पोर्शन है इसका निकालेंगे। अगर हमारा डैम कुछ इस तरीके का है तो ये थर्ड पोर्शन है, इसके लिए हम निकालेंगे, जो कि सिंपली हो जाएगा एरिया, इन सब का एरिया इंटू 1 इंटू गामा कॉन्क्रीट, क्योंकि हमने वेट का पहले ही फॉर्मूला देख लिया किस तरीके से निकाला जाता है, तीनों का अलग अलग हमने फॉर्मूला प्लस कर देना है सिंपली। और गामा कॉन्क्रीट यहाँ पे क्या है, गामा कॉन्क्रीट की वैल्यू कॉन्क्रीट के लिए 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगी। अपलिफ्ट प्रेशर की अगर हम बात करें ना, अगर हमारे पास ड्रेनेज गैलरी नहीं है, ड्रेनेज गैलरी कुछ इस तरीके की होगी, अगर ड्रेनेज गैलरी नहीं है तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या आ जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा हमारा एरिया। पता है किस चीज का एरिया, ये इस तरीके की इसकी डायग्राम होगी। ऊपर मतलब अपस्ट्रीम साइड हो जाएगी गामा डब्ल्यू वैल्यू, और डाउनस्ट्रीम साइड गामा डब्ल्यू एच हो जाएगी। तो ये इसका एरिया अगर हम पूरा कैलकुलेट करें, तो एक रेक्टेंगल का एरिया मान के पहले आधा पोर्शन कंसिडर करा गया, और दूसरा वाला ये वाला पोर्शन ट्राइंगुलर कंसिडर करा गया, और उसकी हेल्प से हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एरिया लिख सकते हो, ये फर्स्ट हो गया अगर ड्रेनेज गैलरी नहीं है। लेकिन अगर ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट होगी ना, तो ये जो डायग्राम है ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट है तो वाटर जो है वो ड्रेन आउट हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट होगी, ये उसका ठीक नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे गामा डब्ल्यू एच ये वाला वैल्यू प्लस गामा डब्ल्यू एच कैपिटल एच माइनस एच अपॉन 3 हो जाता है, मतलब यहाँ पे कंसिडर करा जाता है कि 66% लॉस इस पॉइंट पे हो चुका है, ठीक है।
ये हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए एरिया ऑफ द अपलिफ्ट डायग्राम, ये जो हमारी डायग्राम है इसका एरिया हम सिंपली निकाल लेंगे तो हमें फोर्स पता चल जाएगी। ठीक है, ये हमारी अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स की बात होगी दोनों के लिए, अगर ड्रेनेज गैलरी प्रेजेंट है तब भी और नहीं है तो भी। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक फोर्स के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है व्हेन द रेजर्वोयर इज एम्प्टी, यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, रेजर्वोयर हमारा एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पोर्शन है ना, अगर आप इसको एक शू की तरह देखो, इस डायग्राम को, तो ये इसकी हो जाती है हील और यहाँ पे आ जाती है टोस हमारे। ठीक है, तो ये हो जाता है टो और ये हो जाता है हील। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हील है और ये टो है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है वो अगर डाउनस्ट्रीम एक्ट कर रही है तो ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी, अगर ये अपस्ट्रीम एक्ट कर रही है तो इस तरीके से होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक फोर्स जो लगेगी ना, वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शो होगी। यहाँ पे इसके ऑपोजिट में आपको दिख रही होगी। अब वेट जो होगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये भी हमें पता है। तो अगर हम हील के अबाउट इन सब चीजों को देखें, क्योंकि हमारा रिजर्वोयर एम्प्टी है, ठीक है, तो अगर हम हील के अबाउट देखिए, अर्थक्वेक फोर्स जो है वो ऑपोजिट मतलब इसके लग रही है, तो इस हील के अबाउट ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टॉपल कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक अनसेफ केस हो जाता है। दूसरे केस में अर्थक्वेक फोर्स जो है वो आगे की तरफ लग रही है, इसलिए ये हमारा सेफ केस हो जाता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास नेक्स्ट जो केस है वो है रिजर्वोयर इज फुल, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है इसलिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो वाटर हमारा प्रेजेंट है, रिजर्वोयर फुल है, इस केस में क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक लगेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन फिर से लग रही है, ये पहले डाउनस्ट्रीम कर लग रही है, फिर दूसरे केस में ये अपस्ट्रीम लग रही है, इसके अगेंस्ट जो फोर्स होगी अर्थक्वेक फोर्स वो इसके ऑपोजिट लगेगी हमेशा। ठीक है, तो ये होगी हमारी डायग्राम। अब अगर हम देखें, ये जो है ये पॉइंट हमारा था हील और ये था टो। अब यहाँ पे वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हील के अबाउट तो हम यहाँ पे अब नहीं देखेंगे। अगर हम टो के अबाउट देखें डायग्राम को, तो जो हमारा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, ये अर्थक्वेक फोर्स इसके ऑपोजिट लग रही है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के, इसीलिए ये स्ट्रक्चर हमारा इस टाइम पे सेफ हो जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक और अर्थक्वेक फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो है इस केस में अनसेफ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वॉन कार्बन की एक इक्वेशन है, हाइड्रोडायनामिक इक्वेशन है ये, डायनामिक इक्वेशन, जो कि हाइड्रोडायनामिक फोर्स इक्वेशन है, और इसका फॉर्मूला है 0.555 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। ठीक है, ये वॉन कार्बन की इक्वेशन है, सिर्फ सिंपली आपको इतना याद रखना है। फिर उसके बाद सिल्ट प्रेशर जो है, अगर हमारे यहाँ पे सिल्ट इकट्ठा हुई हुई है डैम के अंदर, यहाँ एक्स्ट्रा हमारी सिल्ट इकट्ठा हुई है, तो सिल्ट प्रेशर जो है वो कैसे आएगा, वो जाएगा गामा क्यू के ए जो है एक्टिव अर्थ प्रेशर हो जाता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के ए गामा सबमर्ज्ड इनटू एच, एच हाइट पे ये लग रही है। ठीक है, इस तरीके से ये एच हाइट पे, इतनी हाइट पे है ये प्रेजेंट है, तो ये हो गया। और इसी से अगर हमें निकालना है सिल्ट प्रेशर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर इस डायग्राम का पूरी का एरिया हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ के ए गामा सबमर्ज्ड एच स्क्वायर, और ये लगेगा h/3 डिस्टेंस पे, हाइट के 1/3 डिस्टेंस पे लग जाएगा। और ये के ए जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। अब हम बात करते हैं वेव प्रेशर की। अगर हमारी फेच लेंथ इन किलोमीटर्स ऑफ वाटर ग्रेटर देन 32 किलोमीटर्स है, तो हाइट ऑफ वेव क्या हो जाएगी, 0.032 रूट ओवर वी एफ। वी क्या है, वेलोसिटी इन किलोमीटर्स पर आवर, और एफ हमारी फेच लेंथ होगी। ठीक है, ये हमारी हाइट ऑफ वेव का फॉर्मूला हो गया। ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब अगर फेच लेंथ की वैल्यू लेस देन 32 किलोमीटर्स है, तो हाइट ऑफ वेव हो जाएगी 0.032 रूट ओवर वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 एफ की पावर में 3/4। ये हमारी वेव प्रेशर की हाइट ऑफ वेव की वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारी होगी हाइट ऑफ वेव। अब इसके बाद है आइस प्रेशर। आइस प्रेशर 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक होता है। विंड प्रेशर जो है 1 to 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोड ऑफ फेलियर, जिसमें सबसे पहले आएगा स्लाइडिंग फेलियर। ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से फोर्स लग रही है और वर्टिकल फोर्स
सिग्मा वी हो गई, ठीक है हमारी। अगर हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो इसके अगेंस्ट लगेगी जो, वो हो जाएगी म्यू टाइम्स सिग्मा वी, ठीक है, ये हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होगी। तो स्लाइडिंग अगर ना हो उसके लिए ये दोनों फोर्सेस, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक तो ये कॉफिशिएंट है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.65 से लेकर 0.75 तक हो सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाता है म्यू सिग्मा वी अपॉन सिग्मा एच, ये हमारी हो जाती है स्लाइडिंग फेलियर का केस। फिर उसके बाद आ जाती है यहाँ पे अगर हम स्टेप्ड फाउंडेशन कंसिडर करें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि रेजिस्टिंग फोर्स जो होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। जैसे पहले म्यू सिग्मा वी था, अब यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि हमारी जो फ्रिक्शनल फोर्स थी वो हो जाएगी म्यू सिग्मा वी प्लस बी टाइम्स विड्थ जो है यहाँ पे, और क्यू जो है वो हमारी shear स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बी टाइम्स क्यू हो जाएगी हमारी ओवरऑल स्टेप्ड फाउंडेशन के लिए रेजिस्टिंग फोर्स, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी या shear फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा वो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और ये हो जाएगा म्यू सिग्मा वी प्लस बी क्यू अपॉन सिग्मा एच, ठीक है। ये स्टेप्ड फाउंडेशन का केस हो गया। फिर उसके बाद आता है ओवर टर्निंग का केस। अगर यहाँ पे हम देखें, ये हमारी है इस जो हमारा पॉइंट है ये हील है, इसके अबाउट ये स्ट्रक्चर जो होगा पूरा का पूरा ओवरटर्न हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा ना, तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स आएगी प्रॉपर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा इस तरीके से ओवरटर्न हो सकता है, ये ओवरटर्निंग मोमेंट, और ये हमारी होगी रेजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो हमेशा हमारी रेजिस्टिंग मोमेंट ग्रेटर देन ओवरटर्निंग मोमेंट होनी चाहिए फॉर नो ओवरटर्निंग। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रेजिस्टिंग मोमेंट अपॉन ओवरटर्निंग मोमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए, ठीक है। बिफोर ओवरटर्निंग हमेशा आपको याद रखना, ओवरटर्निंग इन जनरल नहीं हो पाती है क्योंकि इससे पहले ही हमारी स्लाइडिंग, अपलिफ्ट, क्रशिंग ऑफ टो, क्रैकिंग ऑफ अपस्ट्रीम मटेरियल, ये सारी चीजें हो जाती हैं, इसलिए ओवरटर्निंग कभी भी नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्रशिंग और कंप्रेशन फेलियर। क्रशिंग और कंप्रेशन फेलियर की अगर हम बात करें तो जो हमारा टो है इस पे कितना आएगा, डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये जो कंप्रेशन फेलियर है, टो पे कितना आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, टो पे आ जाएगी सिग्मा वी अपॉन बी, विड्थ जो है ये हो जाएगी टाइम्स 1 + 6 ई जो इसेंट्रिसिटी है अपॉन विड्थ, ठीक है। और हील पे कितनी आएगी सिग्मा वी अपॉन बी 1 - 6 ई अपॉन बी, ये हमारी हो जाती है टो और हील पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो पहले तो ये कंप्रेसिव फोर्स होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि टो पे ये हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे बीच में प्लस दिख रहा है आपको, हील पे जो है यहाँ पे सेंटर में नेगेटिव साइन भी दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये टेंसाइल भी हो सकती है, ये कंप्रेसिव वैल्यू ही आएगी और यहाँ पे टेंसाइल हो सकती है, ठीक है। तो हील में टेंशन और कंप्रेशन दोनों आ सकती है और टो पे सिर्फ कंप्रेशन आएगी। और इसके बाद आ सकती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो उस पॉइंट पे आएगी जहां पे शियर स्ट्रेस बिल्कुल जीरो होगी, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की फॉर्मूला जो है वो आ जाता है सिग्मा टी, ये टो का हो गया, ठीक है, सिग्मा टी सेक स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस सिग्मा टू टैन स्क्वायर अल्फा। अब सिग्मा टू क्या है, गामा डब्ल्यू एच, जो कि टेल वाटर साइड जो है उसकी वजह से गामा सिग्मा टू आ जाता है, ठीक है। अगर टेल वाटर डेप्थ जीरो होगी तो ये वाला पोर्शन पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला। अब सिग्मा सी ग्रेटर देन सिग्मा वन जो है, अगर हमारा कंक्रीट का जो स्ट्रेस है वो ग्रेटर देन सिग्मा वन होगी तो नो क्रशिंग फेलियर, क्रशिंग फेलियर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी शियर स्ट्रेस है वो हो जाएगी सिग्मा वन, सिग्मा टो जो टो पे आ रही है स्ट्रेस, माइनस सिग्मा टू जो टेल वाटर डेप्थ है, टेल वाटर साइड पे जो स्ट्रेस आ रही है उसके साथ टेन अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी जो शेयर स्ट्रेस है वो होगी। टेंशन फेलियर अगर हम कंसिडर करें वो कैसे आ सकता है, हमने बात कर ली थी कि जो टो है उस पर सिर्फ कंप्रेशन आ सकती है, हील पे टेंशन और कंप्रेशन दोनों आ सकती है। तो इसीलिए हील को अगर हम कंसिडर करें
तो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट करें जीरो से, तो इसेंट्रिसिटी मतलब इसको हमेशा ग्रेटर देन वन आना चाहिए ना, इसकी वैल्यू को हमेशा ग्रेटर देन ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है यहाँ पे वन माइनस सिग्मा ई अपॉन बी, अगर ये ग्रेटर देन वन आएगा हमेशा, तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव ही हमेशा वैल्यू रहेगी। उससे अगर थोड़ी सी भी कम वैल्यू आती है तो हमारी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि टेंसाइल हो जाएगी, तो टेंशन फेलियर आ जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे इसको ग्रेटर देन वन इक्वेट करने से ई की वैल्यू, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू v बाई सिक्स मिलती है, और इसेंट्रिसिटी जो है वो v बाई सिक्स से कम होनी चाहिए, मतलब हमेशा ई इसेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन v बाई सिक्स, मतलब कि दोनों साइड से अगर हम कंसिडर करें तो ये मिडिल मिडिल थर्ड रूल हो जाता है कि b की ओवरऑल यहाँ से b बाई सिक्स हो गया, यहाँ से b बाई सिक्स, तो टोटल b बाई थ्री हो जाता है ना, कि b बाई थ्री के बीच बीच में इसेंट्रिसिटी जो है वो रहनी चाहिए। तो मिडिल थर्ड रूल ये हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद रिजर्वायर अगर हमारा एम्प्टी है, अगर हम उस केस की बात करें, तो इसेंट्रिसिटी बी बाय सिक्स अगर है, तो उस टाइम पे सिग्मा हील जो होगा वो टू टाइम्स डब्ल्यू अपॉन बी हो जाएगा, और टो पे जीरो हो जाएगा सिंपली, ठीक है। रिजर्वायर फुल कंडीशन की बात करें अब हम, तो यहाँ पे अगर हम टेंशन नहीं चाहते हैं, उसके लिए हमारी विड्थ जो होगी वेस की, वो हमें कितनी रखनी पड़ेगी, एच, यानी कि हाइट अपॉन रूट ओवर जी सी, जो कि स्पेसिफिक वेट वेट ऑफ द कॉन्क्रीट हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेट, या फिर स्पेसिफिक वेट ऑफ कॉन्क्रीट इसको आप बोल सकते हो, ये हो जाएगा। और माइनस सी हमारा अपलिफ्ट इंटेंसिटी फैक्टर है, जिसके बारे में हमने पहले भी शुरुआत में बिल्कुल एक बार देखा था, सी एक कांस्टेंट होता है, अपलिफ्ट कांस्टेंट जो मैंने बोला था, अपलिफ्ट इंटेंसिटी फैक्टर हो जाता है ये। बी इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट ओवर जी सी माइनस सी हो गया, जो कि गामा कॉन्क्रीट अपॉन गामा डब्ल्यू जी सी हो जाता है, जी सी की वैल्यू। फिर नो स्लाइडिंग के लिए बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एच अपॉन म्यू जी सी माइनस सी हो जाती है। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस अगर हमारा सिग्मा टू की वैल्यू जीरो हो गई, तो सिग्मा वन इज इक्वल्स टू सिग्मा टी सेक स्क्वायर अल्फा हो जाता है, और इसी से निकल के आती है प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू गामा डब्ल्यू एच इंटू जी सी माइनस सी प्लस वन, और शेयर स्ट्रेस हो जाता है गामा डब्ल्यू एच रूट जी सी माइनस सी। ये आपको जो बॉक्स में लिखे हुए या फॉर्मूला ये सारे इसके सारे याद रखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, जो हमारा अपलिफ्ट इंटेंसिटी फैक्टर था ना सी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी अगर हमारा रेजर्वर फुल होगा, और एम्प्टी होगा ना तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हाफ फुल के लिए हाफ इसकी वैल्यू हो जाएगी।